नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए 2 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन अभी तक जंग की आग बुझी नहीं है। ये आग रह रहकर भड़क रही है और नाटो की इस जंग में सीधी एंट्री की आशंका पैदा हो गई है। नाटो देशों में शामिल फ्रांस इस जंग में सीधे तौर पर उतरने का फैसला कर सकता है। बहुत जल्दी ही फ्रांस अपनी योजना का ऐलान कर सकता है। बता दें कि योजना के मुताबिक फ्रांस अपनी सेना को यूक्रेन भेज सकता है। वहां फ्रांसीसी सेना यूक्रेन की सेना को जंग की ट्रेनिंग देगी और अब तक नाटो देश यूक्रेन को हथियारों से मदद देती आ रही है, लेकिन ये पहली बार होगा कि नाटो में शामिल कोई भी जो देश है वो सीधे यूक्रेन की धरती पर कदम रख रहा हो। फ्रांस के इस कदम से जंग की आग और भी भड़क सकती है। रूस और यूक्रेन की जंग अब और भड़क सकती है। इस जंग में अब नाटो देश सीधी तौर पर शामिल हो सकते हैं। एक तरफ जहां रूस और चीन यूक्रेन युद्ध को निर्णायक अंजाम देकर खत्म करने की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नाटो सहयोगी यूक्रेन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। नाटो सहयोगी अब यूक्रेन के सैन्य बलों को प्रशिक्षित करने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने का प्लान बना रहे हैं। इस दिशा में फ्रांस सबसे पहले पहल कर सकता है। जानकारी के मुताबिक फ्रांस जल्द ही यूक्रेन में सैन्य प्रशिक्षक भेज सकता है। अगले सप्ताह यूक्रेन के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान फ्रांस अपने फैसले की घोषणा कर सकता है। 2 राजनयिकों ने कहा है कि फ्रांस शुरू में प्रशिक्षकों को भेजने से पहले एक मिशन के तौर तरीके का आकलन करने के लिए सीमित संख्या में कर्मचारियों को भेजेगा। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का केंद्र बारूदी सुरंग खोदने, उपकरणों को परिचालन में रखने और युद्धक विमानों के लिए पश्चिमी देशों की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली तकनीकी विशेषज्ञता पर केंद्रित होगा। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी मोटर चालित ब्रिगेड को वित्त, हथियार और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो नाटो देशों को सीधे यूक्रेन युद्ध में खींच सकता है। अब तक अमेरिका और फ्रांस समेत यूरोपीय देश यूक्रेन युद्ध में सीधे हस्तक्षेप करने से बचते रहे हैं। हालांकि रूस के खिलाफ आर्थिक से लेकर सैन्य मदद पहुंचाते रहे हैं और रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना इस वक्त सैन्य कर्मियों की भारी कमी का सामना कर रही है। इसके अलावा हाल ही के हफ्तों में युद्ध के मोर्चे पर यूक्रेन की स्थिति कमजोर पड़ी है और इसका लाभ उठाकर रूस कई मोर्चे पर यूक्रेन पर दबाव और बढ़त बना चुका है। कई सीमाई गांवों में रूसी सेना पहले से कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है। रूस को उस स्थिति का फायदा हुआ है जिसके तहत यूक्रेन को अमेरिकी और यूरोपीय हथियारों की खेप मिलने में देरी हुई है। इसी मौके का फायदा उठाकर रूसी सेना ने यूक्रेन पर फिलहाल बढ़त ले रखी है। अब अगर फ्रांस की सेना यूक्रेनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए यूक्रेन की धरती पर कदम रखती है, तो माना जाएगा कि नाटो ने सीधे तौर पर जंग में दखल दे दिया है। इससे युद्ध की आग और भड़क सकती है, जो दुनिया के लिए ठीक संदेश नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस जंग में अगर नाटो की सीधी एंट्री होती है तो उसका क्या परिणाम देखने के लिए मिलेगा, इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जय सोढ़ी साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ करोड़ी सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेशी मामलों के जानकार है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करोड़ी जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल बता रही है वो ये कि रूस और यूक्रेन जंग में फ्रांस की एंट्री हो सकती है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए नेहा जी, फ्रांस की एंट्री किस रूप में होगी उससे पहले हमें एक चीज समझनी चाहिए कि ये युद्ध की स्थिति कब बनी, कैसे बनी, और रशिया ने अभी तक भी युद्ध अनाउंस नहीं किया है। रशिया ने इसका नाम स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन दिया है, और जिस दिन दूसरे देश इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये फुल स्केल वार नाम दिया जाएगा, और उसके बाद न्यूक्लियर वार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि आज की स्थिति तक रशिया ने जो कह रखा है वो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन है, और उसमें वो न्यूक्लियर
वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कटिबद्ध है। अब ऐसी स्थिति में फ्रांस क्यों कह रहा है, ये आपका प्रमुख सवाल है। देखिए, यूरोप के सामने एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है। अभी इसी हफ्ते एंड तक यूरोपीय पार्लियामेंट के चुनाव होने जा रहे हैं और यूरोपीय पार्लियामेंट में जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं वो हावी हो रही हैं और उससे ऐसा लगता है कि यूरोपियन यूनियन का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वो भी कहीं संकट में आ सकता है, क्योंकि जो दक्षिणपंथी शक्तियां हैं उनका दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है जो अभी तक जो डोमिनेंट ग्रुप यूरोपियन पार्लियामेंट में रहा है। क्योंकि यूरोपियन पार्लियामेंट किसी एक देश की पार्लियामेंट की तरह से नहीं है। हर देश का अलग अलग चुनाव का प्रतिमान है और उसके थ्रू वो चुन के आते हैं। तो एक तो यूरोपियन पार्लियामेंट का चुनाव है अभी। दूसरा ये है कि अभी तक इस पे यूक्रेन और रूस के संकट को लेकर बहुत सी कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी हैं। जैसे सबसे पहले जब ये शुरू हुआ उस समय इस्तांबुल में रशिया के रिप्रेजेंटेटिव और यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव में मुलाकात हुई और उस समय ये तय हुआ कि यूक्रेन अपने नेटो का सदस्य बनने की डिमांड को छोड़ेगा। लेकिन उसके बाद स्थिति बदल गई, वो उसका कोई समाधान नहीं हुआ और जो अब सप्लाई चेन थी ब्लैक सी के थ्रू उनको रेस्टोर करने का प्रयास किया। उसके बाद में पीस समिट हुई, कोपेनहेगन में हुई, जेदा में हुई, 2023 में हुई, माल्टा में 2023 में हुई और फिर देवोस में जनवरी 2024 में हुई और अब इस महीने 15-16 को स्विट्जरलैंड में ऑलरेडी एक पीस समिट प्लान कर रखा है। लेकिन जिस तरह की ये पीस समिट हो रही हैं और उनका हम स्ट्रक्चर देखें, उनका उद्देश्य पीस से ज्यादा रशिया को आइसोलेट करने का लग रहा है। जो पीस समिट ऑर्गेनाइज की जाती हैं उसमें दुनिया के विभिन्न देशों को इकट्ठा करके रशिया को आइसोलेट करके ये प्रूव करना का उद्देश्य है कि रशिया एग्रेसर है। लेकिन ऐसा नहीं करके अगर रियली इंटेंशन पीस स्थापित करने का है तो रशिया को कॉन्फिडेंस में लेके रशिया को पार्टिसिपेशन पीस में होना चाहिए। आप एक पार्टी को लेके पीस सबमिट कर रहे हैं तो पीस इस्टेब्लिश नहीं हो सकती है। जी। तो यूरोपियन जो यूनियन है और जो यूरोप के कंट्रीज हैं उनके सामने एक अन्य संकट है ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसकी वजह से यूरोप में आर्थिक संकट आ गया, ऊर्जा का संकट आ गया और जो यूरोपियन यूनियन के पहले सोवियत यूनियन के पार्ट थे, पूर्वी यूरोप के छोटे देश हैं, वो ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो उनमें सुरक्षा का भाव कैसा दिया जाए, क्योंकि अगर रशिया जीतता रहा तो जो पूर्वी यूरोप के छोटे देश हैं वो बहुत घबरा रहे हैं। तो उस घबराहट को कैसे दूर किया जाए, इसलिए यूरोपियन यूनियन का ये दायित्व बनता है कि उनमें एक विश्वास का भाव जागृत हो और उसके लिए जो बड़े कंट्री हैं यूरोपियन यूनियन के, जर्मनी और पोलैंड और फ्रांस, ये किसी रूप में मदद करें। तो ये प्रयास चल रहा है। जो एक अन्य चीज है वो नेटो के थ्रू अमेरिका बार बार यूरोपियन कंट्रीज को ये कह चुका है और ट्रंप के टाइम में बहुत ज्यादा था और दोबारा ट्रंप की आने की संभावना है। तो अमेरिका ये कह रहा है कि नेटो को अमेरिका मदद नहीं दे सकता, एक लिमिट के आगे यूरोपियन देश खुद नेटो को चलाएं, खुद अपना पैसा दें। वो खुद पैसा नहीं देंगे तो अमेरिका ये बर्डन वहन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में अब यूरोप में 3 तरह का क्राइसिस उनको नजर आ रहा है। पहला तो यूरोपियन सुरक्षा का, प्रतिरक्षा का। दूसरा यूरोप की जो गवर्नेंस प्रोसेस है, जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, यूरोपियन पार्लियामेंट और प्रत्येक देश का जो प्रजातांत्रिक स्ट्रक्चर है वो। और तीसरा ऊर्जा और आर्थिक संकट। और इन तीनों क्राइसिस से वो कैसे उभरे, वो तभी उभर सकते हैं कि जब इसका कोई समाधान हो। यूक्रेन क्राइसिस का समाधान जब नजर नहीं आ रहा है तो अब वो स्विट्जरलैंड में पीस समिट हो रहा है, लेकिन उसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान होगा। यद्यपि भारत और चीन जैसे बड़े देशों को बुलाया है, लेकिन मुझे नहीं लगता उससे, क्योंकि जब तक रशिया का पार्टिसिपेशन नहीं होगा,
जो दो पार्टियां हैं, अगर वो मिलके कोई प्रस्ताव करें, अगर यूक्रेन और रशिया मिलके अगर कुछ प्रयास करें, कोई प्रस्ताव तैयार करें और दोनों अपने अपने इश्यू लेके आए और फिर पीस समिट हो, तो कुछ समाधान निकल सकता है। और एक अन्य जो लीगल क्वेश्चन अभी आ रहा है, जेलेंस्की का टर्म खत्म हो चुका है पिछले महीने, और वहां का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो डिसाइड करेगा कि जेलेंस्की प्रेसिडेंट हैं या नहीं है। अभी तो यह है कि जेलेंस्की एक टर्म के बाद में वहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, नए इलेक्शन का प्रोविजन है, वो प्रेसिडेंट हैं या नहीं। रशिया ये सवाल करेगा कि जेलेंस्की प्रेसिडेंट हैं ही नहीं तो वो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं यूक्रेन को। एक लीगल क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन है। तो अभी बहुत ही जटिल स्थिति है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि फ्रांस पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि रशिया के डिफेंस मिनिस्टर और फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत भी हुई है, और मुझे नहीं लगता कि इस स्टेज में फ्रांस अकेला किसी रूप में भाग लेगा। अगर भाग लेंगे तो नेटो के फ्लैग के नीचे होगा, उसमें पोलैंड बहुत आगे होगा, जर्मनी भी होगा और दूसरे देश भी होंगे। यद्यपि इस तरह की घोषणाएं करना एक अलग बात है, वो दबाव बनाने के लिए है। शायद ये दबाव बनाए कि जो पीस समिट हो रहा है स्विट्जरलैंड में 15-16 जून को, उसमें रशिया पार्टिसिपेट करे। लेकिन इस तरह की टैक्टिक्स मुझे नहीं लगता किसी रूप में सफल होंगी, क्योंकि पहले भी जो बातचीत हुई पीस समिट में, वो 10 पॉइंट प्रोग्राम जो जेलेंस्की ने बनाया था उसको लेके हुई। चाइना ने 12 पॉइंट प्रोग्राम बनाया, उसको लेके कोई बातचीत नहीं हुई। तो जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके भी सुझाव हैं। तो किसी एक जो दो पार्टियां हैं जिनमें युद्ध चल रहा है, तो एक पार्टी के प्रस्ताव के आधार पे आप अगर पीस प्रोसेस चलाना चाहते हैं तो नहीं चल सकती, असंभव है। तो रशिया को कैसे इस फोल्ड में लाया जाए, और उसमें भारत और चीन अगर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ हो सकता है। भारत और चीन के अगर सहयोग होगा तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की स्थिति बिल्कुल अलग है। अमेरिका और रशिया नजदीक नहीं आ सकते। भारत और चीन है, वो रूस को भी मना सकते हैं, वो यूक्रेन को भी मना सकते हैं। तो भारत और चीन की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो सकती है अगर ये निभाना चाहें तो। ठीक है। सोडी साहब, नाटो सहयोगी अब यूक्रेन के सैन्य बलों को प्रशिक्षित करने के लिए यूक्रेन में सेना भेजने का प्लान भी बना रहे हैं। हालांकि इसकी संभावना कम नजर आ रही है, जैसा कि करोड़ी जी कह रहे थे, लेकिन क्या लगता है आपका कि अगर इस तरफ कदम बढ़ाया गया तो कितनी मजबूती यूक्रेन को मिलेगी? जय हिंद नेहा जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैलेस के साथ हूँ। फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो ऐलान किया अपने सैनिक भेजने के लिए यूक्रेन में, ये ऐलान किया गया है अपने सैनिक को यूक्रेन में यूक्रेन की सेना की ट्रेनिंग के लिए, ना कि फ्रांस की सेना के सैनिक वहां जाके रूस के खिलाफ लड़ेंगे। तो ये जो सैनिक जाएंगे यूक्रेन, ये फ्रांस के होंगे और ये सिर्फ यूक्रेन सेना को ट्रेन करेंगे या परीक्षण देंगे। अब यूक्रेन की सेना को इस वक्त ट्रेनिंग देना, जब युद्ध पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ चुका है और कुछ महीने में ही रूस इस युद्ध पे जीत करेगा, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन की 17% जमीन पे रूस का पूरा कब्जा है और यूक्रेन कुछ भी कर ले वो रूस को अपने इस 17% जमीन में से निकाल नहीं सकता है। तो पहली बात तो ये जो सैनिक जाएंगे फ्रांस की सेना के, चाहे वो अपने सेना के ध्वज में जाएं, चाहे वो नाटो के ध्वज में जाएं, ये सिर्फ यूक्रेन की सेना को ट्रेन करने जाएंगे, वहां लड़ने नहीं जाएंगे रूसी सेना के अगेंस्ट। दूसरी बात, इससे रूस को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, ना यूक्रेन को ज्यादा पड़ेगा। यूक्रेन को इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि इस वक्त यूक्रेन को जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत यह आ रही है कि उसके पास एलिजिबल मेल्स नहीं, एलिजिबल पुरुष नहीं है जो कि लड़ाई लड़ने के लिए सेना ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो रही है, वो घायल हो रहे हैं। और इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या से यूक्रेन जूझ रहा है वो है कि उसके पास पुरुष नहीं है अपनी सेना में भर्ती करने के लिए। तो ये ट्रेनिंग, अगर ये जाएंगे भी, ये ट्रेनिंग किसको देंगे? क्योंकि सारे उनकी जितनी अभी इस वक्त सेना है, सारी सेना तो रूस के खिलाफ लड़ रही है, तो ट्रेनिंग के लिए तो कोई उनको खास कोई महापुरुष मिलेगा नहीं। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा नेहा जी कि
अमेरिका आस्ता आस्ता इस युद्ध से अपना पलड़ा झाड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही नवंबर में अमेरिका में इलेक्शन हो जाएंगे, अमेरिका यूक्रेन को पूरी मदद करना बंद कर देगा और रूस उस वक्त अपनी विक्ट्री का घोषणा कर देगा। ये युद्ध सिर्फ 6 महीने और चलेगा, क्योंकि तब अमेरिका के इलेक्शन हो जाएंगे और दूसरा ईस्टर्न यूरोप में भारी ठंड पड़ जाएगी। चौथी चीज मैं बताना चाहूंगा नेहा जी कि जनरल सर रिचर्ड बैरेट, जो कि फॉर्मर कमांडर हैं यूनाइटेड किंगडम जॉइंट फोर्सेस कमांड के, उन्होंने एक बयान में 12 अप्रैल 2024 को कहा कि अगले 6 महीने में ये रूस यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी और रूस यूक्रेन पे अपनी विजय घोषित कर देगा। यानी कहने का मतलब है नेटो की एक बड़ी सेना का एक्स अध्यक्ष ने क्या दिया कि ये जो युद्ध है ये पूरी तरह से रूस के कब्जे में है। अब इस वक्त जो ये फ्रांस ने ये बयान दिया है, ये सिर्फ अपने आप को एक नेता दिखाने की उससे दिया है, क्योंकि फ्रांस को ही पता है कि ये युद्ध ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा, यूक्रेन हार जाएगा। लेकिन इस वक्त ऐसा बयान देके फ्रांस के राष्ट्रपति अपने देश में और नाटो में और यूरोपियन यूनियन में अपनी एक छवि बना रहे हैं कि मैं हर मुमकिन कोशिश की मैंने यूक्रेन की मदद के लिए, क्योंकि अगले साल 2025 में फ्रांस के जनरल इलेक्शन है। हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति जनरल इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि वहां पे 2 टर्म्स का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन है, लेकिन उनकी पार्टी तो लड़ेगी और पार्टी के लिए अगला इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी होगा। तो ये सारी हम चीजें देखें, इससे फ्रांस के बयान से कि वो अपने सैनिक को ट्रेनिंग के लिए भेजेगा, उससे रूस पे कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इस युद्ध पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा। जी ठीक है करोड़ी जी, क्योंकि देखिए रूस तो अब जंग जीतने की तरफ अग्रसर है। अब ऐसे में यूक्रेन की अगर हार होती है तो क्या उसे कनेक्ट किया जा सकता है नाटो की हार के साथ, कि अगर यूक्रेन की हार है तो नाटो की हार है? देखिए नेहा जी, मैं ये तो नहीं कहूंगा नेटो की हार है, लेकिन अगर यूक्रेन हारता है तो जो पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे देश हैं जो पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, उनमें सुरक्षा का भाव बहुत बढ़ जाएगा और उनको सुरक्षा का भाव कैसे दिया जाए ये यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों की जिम्मेदारी है। और इसलिए यूक्रेन की हार को मुझे नहीं लगता यूरोपियन देश आसानी से स्वीकार करेंगे। एक अन्य जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो क्या, रशिया ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसमें सेंट्रल एशिया के देश और यूएसएसआर के जो पार्ट थे छोटे देश, उनको बना के कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अर्मेनिया वगैरह भी थे। तो वो लगभग कमजोर हो रहा है और जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो उससे निराश हैं, तो वो नेटो की तरफ ज्यादा जाने की रहना पसंद करेंगे। तो एक तो रशिया में वो फ्रस्ट्रेशन है जो कि नेटो का एक अल्टरनेटिव डेवलप करने की कोशिश की। दूसरा जो यूरोपियन यूनियन है उसका एक अल्टरनेटिव यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बनाने की कोशिश की, वो भी आगे नहीं बढ़ पाया। उसमें भी जो यूएसएसआर के पहले मेंबर्स थे उन्हीं देशों को लेने का प्रयास किया। तो रशिया में एक फ्रस्ट्रेशन भी है और इसीलिए पुतिन ने ये शुरू करने से पहले एक बात कही थी, हिस्टोरिकल रशिया हैज बीन रोब्ड। तो रशिया को, जो ऐतिहासिक रशिया, उसको रोब किया है। किसने रोब किया है? सीधा टारगेट था पश्चिमी यूरोप और विकसित देशों अमेरिका पे, उनको इंगित किया था। तो ये जो हिस्टोरिकल रशिया हैज बीन रोब्ड, और उसके जवाब में बाइडेन ने ये कहा कि रशिया को हम 17th सेंचुरी में भेज देंगे। तो जो मीडिया में जो कमेंट्री आई, उन्होंने कहा 17th सेंचुरी में तो आप रशियन एम्पायर को रिवाइव करेंगे, लाइटर वेन में कहना शुरू किया। तो इस तरह की जो थिंकिंग डेवलप हो रही है, उसमें अगर यूक्रेन हार मानता है तो ये नाटो की हार तो नहीं होगी, लेकिन यूरोप की राजनीति में उथल पुथल होगा। यूरोपियन पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है, अगर इलेक्शन के साथ ही कमजोर होता लगता है तो उस पर भी असर पड़ेगा। और विभिन्न देशों में, जैसे ब्रिटेन में चुनाव हैं, अमेरिका में चुनाव हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। छोटी जी ने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही अमेरिका के बारे में कि अमेरिका विड्रॉ करेगा।
क्योंकि अमेरिका की आंतरिक राजनीति में यूक्रेन और हमास इजराइल इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमास और इजराइल को लेके तो 120 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो कैंपस के बाहर हैं, धरने पे आए हुए हैं। तो इसी तरह से अमेरिका का जनमानस ये कह रहा है कि अमेरिका अपना पैसा अपना खर्चा क्यों करे, अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है इसमें। और इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बात बार बार कही है अलग अलग मीटिंग में अलग अलग नेताओं के साथ कि फ्रांस किसी का अलाई हो सकता है, किसी से अलाइन नहीं है जो अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका का दोस्त भी हो सकता है, भारत का भी हो सकता है, लेकिन किसी का पिछ लग्गू नहीं है, किसी गुट में शामिल नहीं है। इस तरह की बात फ्रांस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, और शायद उसी को उन्होंने दूर करने के लिए कि नहीं देखिए यूक्रेन के मामले में मैं अमेरिका के साथ हूँ और हम चाहते हैं कि रशिया को हर तरीके से हराया जाए, वो मैसेज देने के लिए हो सकता है कहा हो। तो जो भी स्थिति हो, लेकिन यूरोप पे असर जरूर पड़ेगा अगर यूक्रेन की डिफीट होती है तो। अब विकल्प ये हो सकता है कि जो रशिया ने टेरिटरी ले ली है उसमें एक विकल्प निकाल सकते हैं कि रेफरेंडम कराओ। अगर रेफरेंडम होगा तो निश्चित रूप से वो रशिया के साथ चले जाएंगे, जो लेजिटिमेट मेथड हो सकता है। तो अदरवाइज रशिया उस टेरिटरी को छोड़ेगा नहीं, तो फिर समझौता कैसे हो सकता है? समझौते की अभी कोई संभावना नहीं है, और समझौते की संभावना नहीं है तो अभी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा न्यूक्लियर वार की तरफ जाएगा, वो भी नहीं लगता है। क्राइसिस कुछ समय के लिए कंटिन्यू करेगा नेहा जी, ये मुझे लग रहा है जी। ठीक है, ठीक है। सोडी साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगी अब तक, क्योंकि अमेरिका या फ्रांस समेत जो यूरोपीय देश हैं वो यूक्रेन युद्ध में सीधे हस्तक्षेप से बचते रहे हैं, भले ही उनके रूस के खिलाफ आर्थिक मदद लगातार करते रहे हों या सैन्य मदद पहुंचाते रहे हों, लेकिन डायरेक्ट मदद से हमेशा बचते रहे हैं। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है, जिस तरह से ये प्रशिक्षण की भी बात की जा रही है, इससे इस वक्त पर क्या लगता है कि क्या मकसद इसके पीछे है, या फिर अब जिस तरह से फ्रांस की जो डायरेक्ट एंट्री है इंटरनेशनल लेवल पर क्या असर इसका पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? नेहा जी देखिए, फ्रांस और अमेरिका का 2.5 का आंकड़ा है, खास करके जब से अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाला और वो ऑकस की सबमरीन डील जो कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में थी, जिसके तहत फ्रांस ने परमाणु पनडुब्बियां बना के ऑस्ट्रेलिया को देना था, उसने ऑस्ट्रेलिया पे दबाव डाला और ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से अपनी ये डील को कैंसिल कर दिया और अमेरिका से हस्ताक्षर किए कि अमेरिका से परमाणु पनडुब्बियां खरीदेगा। ये जब बात हुई थी तब फ्रांस को अमेरिका पे बहुत गुस्सा आया था और फ्रांस ने अमेरिका से कुछ महीने के लिए अपने राजदूत को वापस भी बुला लिया था। तो फ्रांस के और अमेरिका के जो संबंध हैं वो अच्छे नहीं है। हमें ये भी याद होगा कि कुछ समय पहले जब नाटो ने डिसाइड किया कि वो जापान में एक एशिया का लाइजन ऑफिस खोलेंगे, तो फ्रांस ने उसको वीटो कर दिया था, वो ऑफिस खुलने नहीं दिया आज तक। तो इस वक्त जो फ्रांस यूक्रेन में सैनिक भेजने की ऐलान किया है ट्रेनिंग के लिए, ये सिर्फ अमेरिका को एक अपर हैंड से एक दिखाने के लिए दुनिया को, दूसरा उनके चुनाव अगले साल हैं, उसमें राष्ट्रपति मैक्रोन की राजनीतिक पार्टी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा कि उन्होंने यूक्रेन की मदद की। और तीसरी चीज, फ्रांस अच्छी तरह जानता है कि यूक्रेन युद्ध 5-6 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं, यूक्रेन में ना क्षमता है और ना ही इसे अमेरिका या कोई और देश ज्यादा समर्थन करेंगे, क्योंकि तकरीबन हर देश में उनके नागरिक पूछें कि हम इस युद्ध में अपने नागरिकों का टैक्स पेयर मनी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वक्त राष्ट्रपति मैक्रोन ने एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल खेली है, ये ऐलान करके इससे उन्होंने अपने आप को एक बड़ा नेता दिखाया है और उन्होंने फ्रांस को भी ऐसा देश दिखाया है जो कि यूक्रेन के साथ है, जब वो अच्छी तरह जानते हैं कि युद्ध 5-6 महीने से ज्यादा चलेगा नहीं। तो इससे युद्ध पे कोई फर्क नहीं आएगा। हाँ, राष्ट्रपति मैक्रोन की छवि और फ्रांस की छवि को एक बूस्ट मिलेगा कि इंटरनेशनल फोरम्स में कि इन्होंने यूक्रेन की मदद की, और तो सारी दुनिया जानती है कि ये युद्ध 5-6 महीने से ज्यादा चलने वाला है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोडी साहब आपका। करोड़ी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।